सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और एक हेल्दी नमस्कार। मैं वो तो बहुत जरूरी है हर बार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और आपको देखकर लगता भी है कि आप चूंकि हेल्दी हैं तो हेल्दी नमस्कार कर लेती हैं। अच्छा एक बात तो बताइए, पूछिए। जब आप आ रही थी मुझे, जब आप मिली थी आज, तो मैं तो अंदर स्टूडियो की तरफ आ रही थी, लेकिन मैंने आपको देखा आप थोड़ा सा भागती दौड़ती आ रही थी, पसीने से लथपथ थी और थोड़ा सा परेशान थी, विचलित सी थी। कारण सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सब ठीक है मंदाकिनी जी, परेशान विचलित तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा पसीने में थी, इसलिए आपको दिखा होगा, क्योंकि आज मैं साइकिल से अपने घर से स्टूडियो तक आई। क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, देखिए ना, हम फिट भी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, और साइकिल से चल के आने का अपना आनंद ही कुछ और होता है। तो इस वजह से आज आप कुछ ऐसा लग रही थी मुझे कि मुझे लगा आप परेशान हैं। हाँ बस इस वजह से लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त गर्मी भी बहुत हो रही है ना। हाँ। थोड़ी सी बारिश हो रही है, फिर एकदम से धूप आ जाती है, वो एक उमस सी हो रही है, तो शायद उस वजह से थोड़ी उलझन मुझे हो रही होगी, जो आप तक ऐसा लगा पहुंचा। हाँ। कि ये परेशान है। लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं थी, मुझे तो बहुत आनंद आया साइकिल चलाने में। अरे 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 तो आज विश्व साइकिल दिवस पर आप साइकिल चलाने निकली हैं? रोज चलाती हैं? वैसे भी चला लेती हूँ, लेकिन आज तो खास दिन था तो चलाना ही था। क्योंकि बचपन में पापा ने दिलाया था। हाँ। तो बहुत जिद कर करके उनसे मांगा था कि हमें साइकिल चाहिए चाहिए चाहिए, तो पापा ने तब दिलवाया। और वही बात देखिए ना, हमारे बेटे ने भी जब छोटा था तो बड़ी जिद करके बोला था कि साइकिल दिलवाओ, लेकिन आजकल के बच्चों को तो वो महंगी सी बड़ी कुछ ऑटोमेटिक ये हो वो हो गियर हो वैसी वाली साइकिलें चाहिए होती हैं, तो बस उसी की साइकिल चुरा ली और उससे आ गए। अरे बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई आपने आज विश्व साइकिल दिवस मना लिया। अक्सर हम कहते हैं कि आज हम ये मना रहे हैं। हाँ। आपने सचमुच इस दिवस को मना लिया। बिल्कुल। तो अब और क्या क्या मनाने वाली हैं आप बताइए। और आज हम चलने वाले हैं कर्नाटक के पद्दतकल में। अच्छा। वहाँ के स्मारक के बारे में जानेंगे और भारतीय विरासत स्थल क्यों है ये, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और जानी मानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से बातचीत की है ममता जी ने, तो वो भी हम सुनेंगे। जी बिल्कुल। क्या कहती हैं, साहित्य के बारे में क्या कहती हैं, और जो उन्होंने लिखा है उनके लेखन के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस बातचीत को हम सुनेंगे। एक अच्छी बातचीत है, लंबी बातचीत है। और तो पहले क्या चाहती हैं, आप एक गीत सुनना चाहती हैं? बिल्कुल पहले तो आप साइकिल चलाते हुए आई थी। तो अब तो थकान मिट गई ना आपकी? अब तो बिल्कुल मिट गई। तो चलिए फिर गीत और संगीत का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। और सुनते हैं प्यारा सा गीत। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आंखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को। अनजान है हम तुम
अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हाँ तो दीपा बहुत ही बड़ी बात कह दी कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जी, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। क्या बात है ना। और हमारी सेनाओं को हम फिर से सलाम करते हैं। बिल्कुल। और चलते हैं पद्दतकल के स्मारक की ओर। जी अच्छा बताइए तो कहाँ है ये, कितनी दूर ले जा रही हैं आप? थोड़ा दूर तो है लेकिन जाने में भी तो मजा आएगा ना। हाँ। क्योंकि साइकिल से चलेंगे। तो ये कर्नाटक राज्य के पागलकोट जिले में है और मलप्रभा नदी के किनारे है ये शहर। यूनेस्को विश्व धरोहर ने इसे ऐतिहासिक माना क्योंकि यहाँ चालुक्य राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर बनवाया था। अब इसमें क्या खास बात है वो ये कि इन मंदिरों के शिल्प में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियां विकसित है। द्रविड़ यानी कि उत्तर भारतीय शैली और नागर यानी कि द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारतीय शैली और नागर यानी कि उत्तर भारत में जो भी वास्तुकला की शैलियां हैं वो दोनों का मिश्रण है। अरे वाह, बहुत फिर तो बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और इस शहर को रक्तपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो बलुआ पत्थर है वो लाल आभा लिए भी होता है। और ये शहर बादामी शहर से 23 किलोमीटर जी और ऐहोले से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दोनों शहर में चालुक्यकालीन मंदिर भी है, इसलिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भी ये कहलाता है। जी बिल्कुल। और जो खास स्मारक है यहाँ पर जैसे संगमेश्वर मंदिर, ये यहाँ का सबसे पुराना है मंदाकिनी जी मंदिर जिसे विक्रमादित्य सत्याश्रय ने बनवाया था। अच्छा, और विरूपाक्ष मंदिर भी है यहाँ पर तो जी। इसमें कतर और दक्षिण भारतीय शैलियों का मिश्रण है, उत्तर और दक्षिण भारतीय शैलियों का मिश्रण है और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये विरूपाक्ष मंदिर। जी। इसके बाद में है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये विरूपाक्ष मंदिर का ही छोटा प्रतिरूप है जिसे त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। और पापनाथ मंदिर की बात अगर हम करें तो ये नागर शैली में बना हुआ है जी। और कद्द सिद्धेश्वर मंदिर में त्रिशूलधारी भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। जी। इसके अलावा अखंड एकश्म स्तंभ है जो एक ही चट्टान से नक्काशी करके बनाया हुआ ये एक खंबा है। ये खास यहाँ का आकर्षण है। बिल्कुल, इसे देखने बहुत सारे लोग आते हैं जी। और यहाँ एक जैन मंदिर भी है दीपा जो द्रविड़ शैली में बनाया गया है और कई मंदिर हैं वैसे परिसर में जिनमें अनेक शिलालेख भी हैं। जी। पद्दतकल भारतीय स्थापत्य इतिहास का अनूठा उदाहरण है। उस दौरान का ये धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र रहा है। और ये मंदिर हमारे गौरवान्वित इतिहास की कहानी बताते हैं। 1987 से अगर हम बात करें तो इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने कई सारे संदेशों में यही सारी जानकारियां उन्होंने दी है। तो जी तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत। जी।
सखियों, एक अंतराल के बाद हम फिर लौटते हैं। तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है दीपा जी। और चलिए करते हैं साइकिल की सवारी। भाई आज विश्व साइकिल दिवस है और आपने ठान ली है कि आज सारी जो कार्यक्रम है हम साइकिल पर सवार होकर ही करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अगर बस चलता ना तो साइकिल घुमा घुमा करके कार्यक्रम करते। लेकिन हम अपने श्रोताओं ने बहुत सारे वैसे संदेश भेजे हैं, पर उनसे फिर भी और जानना चाहेंगे उनकी पहली साइकिल कौन सी आई, क्या उन्हें साइकिल एक बार की मांग में ही मिल गई या बहुत जिद करनी पड़ी, क्योंकि हमें तो घर में बहुत जिद करनी पड़ी तब कहीं जाके हमें वो साइकिल मिली थी, या कभी दोस्त से उधार मांगनी पड़ती थी, मिन्नतें लगानी पड़ती थी, या साइकिल से आप स्कूल जाते थे, क्या किया करते थे, तो हमें जरूर बताइएगा, अपने विचार साझा करिए। वैसे तो साइकिल से जुड़े हमारे श्रोताओं के पास, सखियों और सखाओं के पास बहुत सारी बातें हैं, और क्योंकि साइकिल एक ऐसी हमारी जिंदगी का एक हमारा साथी रहा है, साइकिल रही है कहना चाहिए, कि जिसका साथ कभी छूटा नहीं। आज भले ही हमारे पास साइकिल नहीं होगी, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे साथ चलती हैं जी। और वो साइकिल यात्रा हम कभी भूल नहीं पाते, जो हम बचपन में या जवानी में किया करते थे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। जी बिल्कुल, है ना। तो साइकिल पे बैठना, अच्छा उसमें अलग अलग स्टाइल होती है ना, वो फुल पैडल मारना, कैची, कैची स्टाइल में किस किस ने साइकिल चलाई है, हमें संदेश में जरूर लिख के भेजिएगा। शुरू में तो कैची स्टाइल में ही साइकिल सीखी जाती थी, और उसके बाद जाके धीरे धीरे हम सीट पर बैठने की कोशिश किया करते थे। अच्छा, इसमें भी एक बात थी कि जो लड़कियां हैं, खासतौर से हम लोग जैसे जब चलाते थे, अगर हमें अपने पिता की साइकिल मिलती थी तो कैंची तक ही रह पाते थे, क्योंकि डंडे से ऊपर पैर डालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जैसे ही कोई लेडी साइकिल मिली तो फिर हम सीख जाते थे कि आहा, अब जो है हम सीट पर बैठने की कोशिश कर लेंगे। आपने बोला तो मुझे याद आया, मोहल्ले में एक साइकिल आई, हमारी एक सखी जो वही मोहल्ले में रहती थी, तो नंबर लगा करते थे कि अब ये 10 मिनट इसका, 10 मिनट इसका, और इसके बाद इतने झगड़े हो जाया करते थे कि कितने दिनों तक घर रो रो कर आते थे। बाद में मिन्नतें लगाने पर पिताजी ने हाँ किया, फिर हमें साइकिल मिली। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल से जुड़े बहुत किस्से हैं, और आज हम चूंकि साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं, तो बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने 3 पहिया साइकिल चलाई है, बर्थडे पर आपको साइकिल गिफ्ट में मिली, या किसी और समय मिली, या स्कूल कॉलेज जाते समय मिली। तो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज हम ये खास दिवस मना रहे हैं, और वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था, और इसका उद्देश्य था साइकिल की विशेषता और चलन के रूप में इसे मान्यता मिल जाए। जी, और ये परिवहन का एक सस्ता, सरल और पर्यावरण अनुकूल साधन है, जिसे हर वर्ग का व्यक्ति अपना सकता है। पोलैंड के एक सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेस्जेक सिबिस्की, इन्होंने विश्व साइकिल दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसे लगभग 55-56 देशों का समर्थन मिला, और फिर 3 जून का ये दिन तय किया गया कि आज का दिन हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाएंगे। और मानव की उन्नति की बात करें या प्रगति की बात करें, तो साइकिल को पहचान और सम्मान मिले, ये ही इस दिन का महत्व है। और हम सभी जानते हैं कि सेहत के लिए साइकिल चलाना कितना जरूरी है, फिर रहने के लिए ये एक सस्ता और अच्छा विकल्प भी है। जी, और शारीरिक विकास में मदद करता है, दिल की सेहत ठीक रहती है, पेट और पैर के हिस्से में अगर आप मजबूत करना चाहें, या वहां पे जो फैट जमा है उसे अगर आप घटाना चाहते हैं, तो साइकिल चलाना बहुत ही सेहतमंद है। पर्यावरण हितैषी साधन होने के साथ साथ बिना खर्चा के हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं ना। बिल्कुल। और शहर में हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, या अधिक पसंद है तो साइकिल प्रेमी क्लब से भी आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और जो साइकिलिस्ट हैं, वो भी तो जो बच्चे आगे चलकर साइकिलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो भी साइकिल यात्रा को शुरू कर सकते हैं, साइकिल सीखें और बने बहुत बड़े साइकिलिस्ट। बिल्कुल, है ना। देखिए बहुत सारे ऐसे ही संदेश आए हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी यादें साझा की है। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने रोड मास्टर इंडस्ट्रीज की साइकिल खरीदी, उस साइकिल से हमने साइकिल चलाना सीखा। मैंने मेरी बड़ी दीदी, मामा जी सबकी साइकिल चलाई, चलाने से स्वस्थ
स्वास्थ्य सही रहता है। पहले शादी में भी साइकिल दी जाती थी, हाँ ये बात तो थी। और बहुत बड़ी बात होती थी अगर इस तरह से दी जाए, और अगर साइकिल नहीं मिली तो चेहरे पे मायूसी छाई जाती थी। उस टाइम साइकिल होना एक गर्व की बात होती थी। और चाचा जी को शादी में मिली, उसके बाद बाद में बता रहे हैं कि हमारे घर पर मेरा छोटा बेटा आजकल जापान की कोई में है, वो वहां रहते हैं और वहां पे तो ज्यादा करके लोग साइकिल से ही आना जाना पसंद करते हैं। और मेरे बेटे ने भी साइकिल ले ली है वहां पर, जो जापान में रहते हैं, और वहां पर साइकिल का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। रेलवे स्टेशन, मॉल, साइकिल की पार्किंग व्यवस्था वहां पे होती है। और खुद के बारे में बता रहे हैं कि 8वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो साइकिल गिरते संभलते सीख ही ली। बचपन में बड़ी मुश्किल से साइकिल सीखी थी, पड़ोसी की साइकिल चुरा कर ले जाते थे, बाद में पता चलने पे पिटाई भी होती थी। साइकिल चलाने का अपना ही मजा है। बिल्कुल सही कहा। और एक बात और, वो दीपा जो उन्होंने कहा ना जापान की बात करी है, देखिए हम उस कार्यक्रम में भी बात कर रहे थे विविध भारती की गीतमाला में, श्रोताओं ने अपने विचार लिखे थे कि हम साइकिल चलाते हैं या साइकिल केवल जो है एक्सरसाइज का साधन मात्र रह गई है कि हम एक्सरसाइज के लिए साइकिल चलाते हैं। लेकिन एक बात है, हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, लेकिन साइकिल के मामले में नहीं करते हैं। हमें कार चाहिए, हमारे बच्चों को सीधे मोटरसाइकिल चाहिए। जैसे ही बड़े होते हैं बेटे, पापा हमें मोटरसाइकिल दिलाइए, मम्मी हमें मोटरसाइकिल दिलाइए। इवन स्कूटर और लूना तो वो नाम ही नहीं जानते, है ना। मोटर बाइक चाहिए उनको, और अब तो सीधे कार चाहिए। आने वाली जो जनरेशन है वो तो पैदा होते ही कार की ही डिमांड करती है। तो समय कितना बदल गया है कि पाश्चात्य देशों में कई जगह साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम वहां की नकल क्यों नहीं करते हैं? हाँ, ये भी करना चाहिए, है ना। ये नकल भी करिए जो हमारे लिए कितनी लाभदायक है। जी। तो साथियों, मंदाकिनी जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। आपको क्या लगता है इस बारे में? जरूर आप अपने विचार साझा लिख सकते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व साइकिल दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जब मैं 10-11 साल की थी तब मैंने साइकिल चलाना सीखा था। ऐसा सभी के साथ होता है कि पहली बार गिरते ही हैं। मैं भी गिरी, चोट भी लगी, गुस्सा भी आया, और तय किया कि अब साइकिल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। जब अगली गर्मियों की छुट्टी आई तब तक छोटे भाई ने साइकिल चलाना सीख लिया था। मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मुझे डरपोक कहकर चिढ़ाते थे सभी लोग। फिर मैंने ठान लिया और कुछ दिन में मैंने साइकिल सीख ली। छुट्टी के अंत तक तो मुझे भी लूना, फिर स्कूटर और चलना सिखाकर ही मैंने भी दम लिया। क्या बात है। अच्छा, एक संदेश है, ये कहता है कि वर्तमान सुविधाजनक परिस्थितियों में सेहत बनाए रखने के लिए साइकिल जरूरी है। आज के जमाने की बात करूं तो साइकिल साधन संपन्न लोगों के लिए फिटनेस सुधारने के साथ एडवेंचर राइड का माध्यम बना हुआ है, जैसे आप बोल रहे थे ना, बस उसी तरह से। लेकिन पुराने जमाने की बात करो तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाइसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके लिए नियम भी बनाए गए थे। आजादी से पहले गुजरात गोल्डन स्टेट की बात करूं तो साल 1930 में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसमें गोल्ड स्टेट के महाराजा जो है उनके दस्तखत लगते थे, और 9 पन्नों वाली लाइसेंस बुक दी जाती थी उस वक्त। हाँ, और बहुत कड़े नियम हुआ करते थे। और बाद में ये हुआ कि रात को बाइसिकल चलाने वक्त हैंडल पर हेडलाइट लगाना भी ज़रूरी होता था, और केरोसिन से या बैटरी से या डायनामो से चलती थी। मुझे याद है आज़ादी के बाद भी यह नियम कुछ सालों तक लागू था। बिना लाइट चलाने वाले साइकिल पर जुर्माना होता था, हुआ भी था, मैंने भी ये अनुभव किया है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल न केवल एक परिवहन का साधन है, बल्कि एक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। ये वायु प्रदूषण को कम करने, ट्रैफिक जाम को घटाने और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने में भी मदद करती है। साइकिल हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही यह सेहत के लिए भी लाभकारी है। ऐसे में साइकिल का हमारे जीवन में अहम स्थान है। बिल्कुल। और ये कहती हैं एक संदेश में कि जब मैं 6 साल की थी तब मैंने साइकिल चलाना शुरू करा। तब मेरे उम्र के सारे बच्चे साइकिल चलाना शुरू कर दिए थे। मैंने भी मेरे पापा से कहा, और पापा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि मैं साइकिल चलाती हूँ, लेके निकल पड़ी हूँ। हाँ, लेकिन मैंने एक बार पापा को साइकिल उनसे मांगी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि साइकिल थोड़ी टूटी हुई थी और मैं छोटी थी। पापा साइकिल देने से डरते थे। जब दोपहर को जब वो सब सो जाते थे, साइकिल लेकर मैं चली आती थी। करीब 1 महीने में मैंने आधी साइकिल चलाना सीख ली, लेकिन मुझे साइकिल जब कॉलेज गई तब ही मिली थी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ते समय साइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम छोटे थे, घर में बड़ी साइकिल थी पापा की, और एक हाथ से हैंडल और दूसरे हाथ से साइकिल का बीच का डंडा पकड़कर कैंची चलाते चलाते धीरे धीरे डंडे पर से चलाना सीख ली थी साइकिल। खूब गिरे, आज भी निशान है साइकिल से गिरने के। फिर जब 1975 में कॉलेज में आए तब 500 रुपए में पापा ने एक साइकिल दिलवाई, लेडी साइकिल दिलवाई, उसे खूब चलाई। उसी से कॉलेज जाते थे, मार्केट जाते थे, सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाते थे तो साइकिल से ही जाते थे। बाद में वही साइकिल छोटी बहनों ने भी खूब चलाई है। जी। और एक हमारे श्रोता इस तरह से साझा कर रहे हैं कि मेरी तो आज भी सवारी साइकिल ही है, क्योंकि बाइक चलाना मैंने सीखा नहीं। बचपन में किराए की साइकिल से चलाना सीखा, उसके बाद पिताजी की साइकिल को लेकर हम बीकानेर जाया करते थे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम भी कहीं चलते हैं और साइकिल में सैर करते हैं। हाँ चलिए। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग, चले डबल सीट। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग, चले डबल सीट। जवां हैं, तुम भी जवां हो, बोलो जी बोलो, चलना कहाँ है? जमुना की राहों में कोई जन्म हो मेरे सनम हो, टूटेगी ना अपनी प्रीत। चले डार्लिंग, चले डबल सीट। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, चले डार्लिंग, चले डबल सीट। हाँ सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे? अजी कह के तो देखो। जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।
मंदाकिनी जी, एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद मिलते हैं जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। मैं अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त और कामयाब जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम। भारत माता की जय हो। तो साथियों, एक भेंट वार्ता सुनते हैं, और ये मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार और कथाकार हैं, उनसे ममता जी ने बातचीत की है, वो हम सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनीषा कुलश्रेष्ठ जो है ना, वो वैसे तो विज्ञान की छात्रा रही है, यानी साइंस की स्टूडेंट थी। हाँ जी। लेकिन देखिए, साहित्य में उन्हें इतनी गहरी रुचि हुई कि वो साहित्य में एक आज विशिष्ट नाम है ना। और इस दौर की सबसे चर्चित लेखिका हैं वो, और हम सब इनके उपन्यास और कहानियां जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो कितनी खूबसूरती से अपनी बात कहती हैं, अपने साहित्य को गढ़ती हैं, पात्रों को गढ़ती हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि उन पात्रों को पढ़कर हमें लगता है कि कहानी कहीं हम पर ही तो नहीं है, है ना। इतनी खूबसूरती के साथ वो लिखती हैं। नए दौर के जो लेखक हैं वो भी उनसे सीखते हैं, नए दौर के जो लिखना चाहते हैं लेखक लेखिकाएं उनसे सीखते हैं। और मनीषा जी एक वर्कशॉप भी चलाती हैं जहां पर लिखना सिखाती हैं वो, किस तरह से लेखन में आप आगे बढ़ सकते हैं जी। और उन्होंने बहुत ज्यादा उपन्यास लिखे हैं, उनकी यात्रा संस्मरण छपे हैं, और कथक पर एक किताब है, कैलाश यात्रा पर उनकी एक किताब है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी किताबों की रचयिता है मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो सुन लेते हैं ये बातचीत। जी चलिए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हैं जानी मानी कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। जानी मानी कथाकार होने के साथ साथ वो एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी भी हैं। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ममता, बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, आप एक कथाकार हैं, कवित्री हैं, और कथा कहन जैसी संस्था की संचालिका भी हैं, एक साथ बहुत सारे काम करती हैं। आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी हैं, तो उनसे शादी होने का जो एहसास है एक एयरफोर्स ऑफिसर का, उस एहसास को सबसे पहले साझा कीजिए विविध भारती के साथ। बिल्कुल ममता, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ना बचपन से फैंटेसी थी कि मैं किसी वर्दी वाले से शादी करूं। क्या बात है। और खास तौर पे सेनाओं से हो तो बहुत ही अच्छा। तो मेरा इच्छा तो ऐसी थी, लेकिन संयोग भी ऐसा बनेगा ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ऐसे संयोग बने। और मेरी अंशु से जब शादी हुई तब वो एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जी, और एक युवा अफसर थे, और उनकी पोस्टिंग बहुत ही दूर, बिल्कुल ऐसी जगह पे थी जहां पर पहुंचने में हमें 3 दिन लगे थे। अच्छा। तो
जब मैं शादी करके वहां गई और वहां का माहौल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फौज में जैसा कि कहते हैं कि उसी पल में उसी दिन को जीने की एक जो नजरिया होता है, एक जो दर्शन होता है, फलसफा होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन को जिस तरह से जीना है वो इसी पल में जीना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासतौर पे वायुसेना बहुत बाकी दो सेनाओं से अलग है, क्योंकि वहाँ पे 99% फैमिली स्टेशन होते हैं जी। तो मुझे कभी ज्यादा उनसे अलग भी नहीं रहना पड़ा। तो ये एहसास बहुत ही अच्छा था और एक गौरवान्वित करने वाला था, क्योंकि मैं वहाँ जिस भी वायुसेना अधिकारी से मिलती थी उसके अंदर एक जज्बा होता था देश के लिए। क्या बात है। क्या एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी होने का कोई भय आपके भीतर आया, पीछा करता था या फिर नॉर्मल? अगर अनुशासन की बात करूं तो हाँ, अनुशासन रहता था। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप एक कैंटोनमेंट जैसी जगह में रहते हैं, मेस होती है और एक हायरार्की होती है और आपके लिए लेडीज क्लब होता है, आपको मेंस वाइफ्स की भी केयर करने के लिए एक अफवा नाम की एक संस्था होती है। तो ये सारी चीजें थी जिनमें आपको बंद कर रहना था, जिनमें आपके जहां पर आपको अपना इंडिविजुअल एक सहयोग देना था। तो वो सब चीजें थी जिनमें मुझे मजा आया, क्योंकि मैं सांस्कृतिक तौर पे भी मैं संपन्न थी। तो मुझे वहाँ पे मंच का संचालन करना या कभी डांस करना या कभी रंगोली बनाना, ऐसी चीजों में मुझे हमेशा मजा आता था। तो मुझे ये सब चीजें जो एक अनुशासन था और कुछ काम करके देना, एक परिवार की तरह रहना, तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बाकी जो डरने वाली बात थी, तो जब अंशु सर्विंग थे तभी कारगिल हुआ, तब हम नाल में पोस्टेड थे और 2 छोटे बच्चे थे। तो डराया तो नहीं, पर उन्होंने कहा कि चीजें ऐसी भी होती हैं कि हो सकता है मुझे कहीं दूर भेज दिया जाए और मैं तुमसे संपर्क भी ना कर सकूं, तो तुम्हें इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता था और कारगिल में ये नौबत आ गई थी कि ट्रेंचेस खुद गए थे, घरों के कांच काले हो गए थे, लेकिन हमारे राजनयिकों की जो कहें कि उनकी डिप्लोमेसी और उनका शांतिपूर्ण रवैया था, जिसकी वजह से वो फुल फ्लैजेड वॉर होने से रुक गई थी। जी। तो अंशु जी वहां पर पोस्टेड थे कारगिल युद्ध के समय, तो एक डर तो स्वाभाविक है, आप उनकी पत्नी हैं, तो वो कैसा एहसास था? कोई घटना जिसने आपको डराया हो? अगर हम कहें कि जो वायुसेना अधिकारी जिनकी मृत्यु हो गई थी, आलोक, वो अंशु के सीनियर ही थे जी। और तो रोज कोई खबर आ रही थी और हम टीवी के आगे बैठे होते थे, तो रोज एक खौफ था, लेकिन एक उम्मीद भी थी जी कि ये सब एक, क्योंकि मैं कारगिल को कभी भी संपूर्ण युद्ध नहीं कहती, मैं उसे एक छद्म युद्ध कहती हूँ, क्योंकि वो कोई पूरा फुल फ्लैजेड वॉर नहीं थी। बिल्कुल। एक छोटा सा हमें खींच लिया गया था उस दिशा में। तो बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमने उसको डिफ्यूज भी कर दिया। तो मुझे डर नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि मुझे दोनों बच्चों को हो सकता है लंबे समय तक अकेले संभालना पड़े। तो मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। तो मुझे क्या लगता है कि खाली फौजियों को ही एक तरह से तैयार नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली हम पत्नियां भी तैयार होती हैं। बिल्कुल सही बात इन सब चीजों के लिए। तो मुझे डर से ज्यादा चिंता थी, और खाली अपनी ही चिंता नहीं थी, समूचे देश की और बहुत सारे फौजियों की, और ये चिंता हमेशा रहती है और किस्से तो बहुत सुनने में आते ही थे। और ये स्वाभाविक है, और हम जहां तक आपको जानते हैं तो आपको एक डेयरिंग लेडी के रूप में हम जानते हैं, बहुत ही हौसले वाली। लेकिन जब एक माँ होती है तो माँ का दिल पसीजता है और बहुत ही कमजोर भी होता है, कई बार बहुत मजबूत भी होता है। तो बच्चे की परवरिश में उन दिनों में कैसी आपकी भूमिका थी? किस तरह की कठिनाइयां आई? किन कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ा? बिल्कुल, बहुत दिनों तक मुझे बच्चों को अकेले संभालना पड़ा था, और 3-3, 4-4 दिन पता नहीं चलता था कि अंशु कहाँ है, घर कब आएंगे। तो इस सब समय में बच्चों को संभालना, बच्चे पूछते थे पापा कहाँ है और ये कब खत्म होगा, तो बस उस समय संभालना पड़ता था। और बार बार इमोशंस भी होते थे, और
बीच में जब कोई ब्रेक होता था और जब अंशु घर आते थे और वो सोए होते थे तो तब मुझे नींद नहीं आती थी, मैं उनको देखती रहती थी। तब ऐसे लगता था कि ये पल कैसे हैं, आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, तब थोड़ी चिंता होती थी मुझे। तो मैं उनकी हथेलियों को पकड़े रहती थी रात भर। क्या बात है। बिल्कुल ये चीजें थी और लगभग हम सभी लोगों की यही स्थिति थी जो भी उस स्टेशन में पोस्टेड थे। और बल्कि हमारी जो सीनियर लेडीज थी वो बहुत सपोर्टिव होती हैं, तो हम अक्सर शाम को एक साथ होते थे, पूरा स्टेशन जितनी लेडीज है। और उन दिनों में RAS की तैयारी करी थी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। जी। और बस ये सारा डिस्टर्बेंस हो गया था और उसी बीच में मुझे रोजगार कार्यालय जाना पड़ा। जी। तो वहां पर मैंने देखा कि वही देर से आना, वही ऑफिस बंद, लंबी लाइन। तो तब मुझे गुस्सा आया था। मैंने कहा कि आप समझते हैं देश क्या होता है, आपको पता है देश के फौजी इस वक्त कहाँ है आपकी रक्षा के लिए। बिल्कुल। तो और आप लोग बिल्कुल नहीं सुधर रहे। तब मैंने वहां पर एक भाषण दे दिया था। जी। और उसी घटना पे मैंने फिर लेख भेजा था किसकी रक्षा के लिए, और वो पहला लेख था जिसने मुझे लेखक बनाया। क्या बात है भैया। क्योंकि उसके बाद इतने पत्र आए। और आपने बताया कि हंस में वो आलेख भी छपा था उस विषय पर। और तो लेखन का तो मुझे क्या लगता है कि वो नौकरी या मैंने RAS बन जाती तो शायद मैं लिख नहीं पाती। तो ये अच्छा ही हुआ कि उस दिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बहुत ही देर से खुला, और क्योंकि मुझे वापस लौटना था बच्चों के पास, तो मुझे वहां से बिना फॉर्म भरे जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो लेख लिखा मैंने, और उस लेख ने मुझे इतने चीजें भेजी कि राजेंद्र यादव जी का भी फोन आया, और फिर उसके बाद मैं लेखक बन गई। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें दिशा बदलने के लिए आपके जीवन में आती है। जी बिल्कुल सही बात है। तो लेखन का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल, किसकी रक्षा के लिए एक लेख है कारगिल के समय पे, तो उसी के बाद मैंने लिखना शुरू किया। हालांकि मुझे शौक था, मैं कॉलेज में भी लिखती थी, पर मैंने उस तरह से गंभीरता से किसी पत्रिका में कुछ नहीं भेजा था। और एक नामचीन लेखिका है मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो कहानियों और उपन्यास के किरदार बड़े जीवंत से लगते हैं आपकी कहानियों के। कहाँ से पाती हैं, कहाँ से लाती हैं ये चरित्र? बताइए राज की बात। ज्यादातर जीवन से ही मिलते हैं। जैसे अगर मैं गफूरिया को कहूँ तो गफूरिया सच में था, और स्वांग की जो कुर्जा है तो वैसे ही एक स्त्री थी जिसको पूरा गांव डायन कहता था। जी। तो ये कुछ माँ के भी सुनाए हुए किस्से होते थे, उनसे भी कुछ पात्र मिल जाते थे। तो क्योंकि मैं जिस तरह से विविधता में रही हूँ, बहुत जगह बदली है। पहले मम्मी पापा के ट्रांसफर्स के कारण हम बहुत जगह बदलते रहे राजस्थान के अंदर। फिर शादी हुई तो आसाम से लेके, मणिपुर से लेके, कश्मीर से लेके, साउथ में त्रिवेंद्रम से लेके, हरियाणा में सिरसा से लेके, न जाने कितनी जगहों पे रहने का अवसर मिला। तो सारे पात्र वहाँ टकराते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तबादले वाला दौर था, आपने अपने मायके में भी पाया और बाद में पति के साथ भी। तो हर थोड़े समय बाद तबादला होता है स्थान परिवर्तन से। किस तरह का एहसास रहा आपके भीतर? शुरू में तो ममता ना हर 3 साल में ऐसे सामान बांधना बहुत कोफ्त वाला लगता था कि, और हर जगह जाके नए तरीके से आपको टेलर भी ढूंढना है, तो आपको छोटी छोटी चीजें, फ्रिज ठीक करने वाला कहा, तो हर बार एक नए सिरे से उखड़ के जमना, बच्चों के स्कूल वापस बदलना, बच्चों के दोस्त पीछे छूट जाना, अपने भी दोस्त पीछे छूट जाना। तो शुरू में खराब लगता था, लेकिन फिर 10 साल के बाद ये हुआ कि 3 साल होते थे और मुझे लगता था कि अरे 3 साल हो गए, ट्रांसफर ही हुआ। तो फिर नई जगह जाने का उत्साह भी होने लगा, और हम एक्सपर्ट हो गए थे कि हम 5 दिन में पूरा घर समेट के, हमारा घर पूरा की पूरी गृहस्थी ट्रक के ऊपर होती थी, और हम जाके मेस में ठहरते थे 10 दिन। तो वो जो 10 दिन होते थे ना, जब आपका घर कहीं नहीं है, ट्रक में चला जा रहा है, वो 10 दिन जब खाना नहीं बनाना पड़ता था, और वो 10 दिन आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होते थे, जिंदगी के सबसे प्यारे दिन होते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि ये जो जीवन है आपका, फौजी जीवन, अनुशासित जीवन, सामान्य परिवारों से ये जीवन कितना अलग होता है? मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक तो हम बहुत सारी जीवन की परिस्थितियों के बारे में त्वरित निर्णय लेने में हम कुशल हो जाते हैं।
हाँ, ऐसे नहीं है। और हमारे जीवन में अनिश्चितता इतनी होती थी कि कल मुझे छुट्टी जाना है, दिवाली पे हमने छुट्टी ली है जी। आज कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई और घर आके अंशु ने कहा सॉरी हमारी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी है। तो हमें इन सब चीजों से निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। पता चला कि हस्बैंड बोल के गए मैं 2 दिन के लिए टूर पे जा रहा हूँ और पता चला वो महीना भर नहीं आएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हमने सीखा कि इन अनिश्चितताओं से आपको गुजरना है और सारी कठिनाइयों के बीच में से हल निकालना सीखा। और जो मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चों ने एडजस्टमेंट बहुत सीखे। उनको दोस्त बनाना बहुत जल्दी आता है और वो कहीं भी स्टैंड ले सकते हैं। तो आप देखेंगे तो फौजी बच्चे थोड़ा सा अलग हट के खड़े होते हैं, थोड़े डेयरिंग होते हैं और उनके अंदर सामाजिक जो ये वर्ग वाला भेदभाव होता है ना, वो नहीं होता है। तो ये मुझे अच्छी चीज लगती है कि मेरे बच्चों केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके साथ में लश्कर के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो एयरमैन के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो अफसरों के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये भेदभाव भूल के वो दोस्तियां करते हैं। जी बिल्कुल। मनीषा जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात साझा की कि कैसे आम जीवन से ये जिंदगी बिल्कुल अलग होती है, चुनौतीपूर्ण भी होती है, हम यही कहेंगे। अभी हम रचना संसार में थोड़ी सी छलांग लगाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत विराट है आपका रचना संसार, तो बहुत कम शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। शिगाफ, स्वप्नपाश, सोफिया, पंचकन्या, मल्लिका, और ये तो उपन्यास की बात है। फिर आगे जब हम बढ़े तो घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य के गलियारों में, वन्या, आदिवासी स्त्रियों के संघर्ष की कहानी। तो ये जो आपने लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि कैसे, कहाँ से इतना कुछ लिखा आपने। इसके बारे में भी मैं फौजी जीवन को अपना श्रेय दूंगी। हुआ होता ये था कि बहुत समय होता है फौजी पत्नियों के पास, क्योंकि पति अक्सर बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, कभी मॉर्निंग फ्लाइंग, कभी नाइट फ्लाइंग। तो होता ये था कि मुझे टीचिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी माँ एजुकेशन में टीचर से शुरू की, डिप्टी डायरेक्टर बनी, तो मैं उनको टीचर से घिरा हुआ पाती थी। तो मैंने ये तय कर लिया था मैं टीचर नहीं बनूंगी। तो एक फौजी की पत्नी के पास ना टीचर बनने के अलावा कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते। तो मैंने यही चुना कि जो मैं लिखती हूँ वो लिखना शुरू करती हूँ। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। और अगर मैं कहूँ कि आदिवासी स्त्रियों को पास से देखने का मौका मुझे नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी मेरी 3 पोस्टिंग रही है तो वहां मिला। कई बार हमें ना नॉर्थ ईस्ट में लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे घर होते हैं, बिल्कुल, हाँ, तो टेम्परेरी अकोमोडेशन की तरह हम लोग बाशाज में भी रहे, 1.5 कमरों के घर में भी रहे हैं। तो बंगला मिलते मिलते लगभग आधी पोस्टिंग बीत जाती थी। हर स्थिति में आप ना लिखना ऐसी चीज है जहाँ आप किसी भी कोने में बैठ के लिख सकते हैं। तो बस लेखन ऐसे कैरियर बना और कितने ही पात्र मुझे इसी दौरान टकराए। और जो मेरी कहानियों में विविधता मिलती है कि केरल भी है तो कश्मीर भी है, जैसे कि शिगाफ में है जी, और मेरी कहानियों में केरल है, अभी त्रिमाया में पूरा का पूरा केरल है, शिलोंग है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो लेखन में एक विविधता आई और चीजों को तटस्थ नजरिए से देखने का, कि विमर्शों से भी उठ के जो ऊपर जीवन है वो देखने का जो नजरिया मुझ में आया, तो मुझे लगता है कि वो सियायावरी से आया जो मुझे फौजी जीवन ने दी। और ये इतना सारा विपुल लेखन भी वो सारी फुर्सतों से मिला है मुझे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तो आपके पास करने को क्या होता है, तो बस लेखन ही मेरे लिए एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे अकेलेपन से बचाया। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसकी विपुलता के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। त्रिमाया जो मातृवंशी समाज पर केंद्रित उपन्यास है मेरे ख्याल से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है इसके पीछे। जब हम लोग हाशीमारा पोस्टेड थे, जैसा कि हाशीमारा में रह गए, मैंने 3 उपन्यास भी लिखे। वहाँ पे बहुत ही सन्नाटा था, वहाँ पे इतनी नदियां जंगलों के बीच में हम रहते थे। तो वहां पर रह के मैंने हाथियों के बारे में जाना, क्योंकि वहां से पूरा जंगल हमारे बिल्कुल बगल में ही था और पूरा का पूरा हाथियों का एक रेस्क्यू सेंटर था, जहाँ पे मैं लैला नाम की हथिनी से मिली, जिसमें ना बहुत सारे अनाथ हाथियों को
और कहीं और से भटक के आए, कहीं रेस्क्यू किए। पूरे भारत में जहाँ से हाथियों को रेस्क्यू किया गया वहां पर एक सेंटर था। तो लैला नाम की एक हथिनी ने उन सबको अपना बच्चा बना लिया था, उन सबको अपना कुल बना लिया था। क्योंकि हाथियों में नेचुरली एक मातृसत्तात्मक परिवार होता है जी। तो वहां जाकर मैंने जाना कि अरे हाथियों में तो कुल माता होती है और कोई हर्ड का लीडर कोई आती नहीं होता। और जैसे ही कुल माता जब उनके जो मेल बच्चे होते हैं, नर बच्चे, तो जैसे ही वो टीनेज होते हैं और अपनी युवावस्था को छूने लगते हैं, उस समूह से प्यार से उनको विदा कर दिया जाता है। अच्छा। और वो स्त्रियों का बड़ा समूह बनता जाता है। उसमें नानी से लेके मौसियां, बहनें, बेटियां सब होती है और वही बड़ा कुल होता है। और बाकी जो नर हाथी होते हैं वो इंडिपेंडेंटली घूमते रहते हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे हमेशा से ये मन में था। और उसके बाद में हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग के आसपास। तो शिलोंग में मैंने देखा खासी समुदाय है, वो मातृसत्तात्मक है, मातृवंशी प्रणाली है। उसके बाद हमारी लास्ट पोस्टिंग थी त्रिवेंद्रम, तो वहां नायर समाज को मैंने पास से देखा। वहां पे मातृवंशी प्रणाली होती थी, लेकिन विक्टोरियन नैतिकता के चलते उसको अबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि शर्म आने लगी जब पूछा गया कि वेयर इज योर फादर जी। तो क्योंकि मातृसत्तात्मक और मातृवंशी परिवारों में पिता साथ में नहीं रहते। जी। तो जहाँ गई वहां पर एक सुंदर रचना आपने रची, सचमुच। तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। और हमारी सखियों को अपने लेखन संसार के जरिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगी आप, और सखी सहेली प्रोग्राम के लिए शुभकामना देते हुए? अरे सखी सहेली प्रोग्राम को मैंने न जाने कितनी बार सुना है और मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। और मेरे भाई हैं मनोज भैया, तो जब भी उनके साथ आप कहीं जाएं तो उनके कार में सखी सहेली चलता रहता है। उन्होंने ममता आपको बताया भी था जब आपसे मिले थे जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम हम सबको बहुत पसंद है। और मैं सखी सहेली सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं उनको कहना चाहूंगी, साहित्य हमें जीवन से जोड़ता है। तो जो पढ़ने की आदत है, जो किताबों से दोस्ती है, उसे बरकरार रखिए और अपने जीवन की कहानियों को भी साहित्य में जरूर डालिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक न एक कहानी, एक न एक उपन्यास जरूर होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है और हमारी सखियां बहुत इंस्पायर होंगी इस बात से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। तो दीपा, ये थी सुप्रसिद्ध साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह जी। और मंदाकिनी जी, अब सुनते हैं एक गीत। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती।
उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम। उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती। एक था दिया एक बाती, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं अपराजिता भूषण अपने प्यारे फौजी भाइयों को दिल से नमन करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस से ये साबित कर दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी शूरवीर सेना पर असीमित गर्व है। वंदे मातरम, जय हिंद। और दीपा, हम अपने सभी सखियों और सखाओं को एक खास सूचना और दे देते हैं जी। कल बुधवार है और बुधवार के दिन सभी जानते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है 11 बजे से। तो हमारे जो श्रोता इसमें शामिल होना चाहते हैं तो कल अपनी कोई खास बात के साथ वो शामिल हो सकते हैं। वैसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, इन दिनों उन्होंने कितने पौधे लगाए, क्या पेड़ पौधों के वो करीब रहते हैं, कब पेड़ पौधों को उन्होंने करीब से देखा, पौधों से प्यार करते हैं, कितने पौधे उन्होंने लगाए, ये सभी बातें लेकर वो कल यानी बुधवार को फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है 5 तारीख को प्रसारित होगा और उस दिन है विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पर बातचीत होगी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और याद रखें हमारे फोन नंबर है 0224002462। तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इनके कॉल का कल बुधवार के दिन 11 बजे से इंतजार रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे सभी श्रोता आशा है कि जरूर ढेर सारे कॉल करेंगे। बिल्कुल। और पर्यावरण से जुड़ी बातें करेंगे। बिल्कुल। और अभी बात हम ये भी कर रहे थे कि साइकिल की बातें बहुत सारी साझा की हमारे श्रोताओं ने। तो एक हमें पढ़ देते हैं कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के दौरान किराए की साइकिल लेकर दोस्तों के साथ चलाना सीख लिया था। घर के सभी सदस्यों के बीच एक ही साइकिल हुआ करती थी। उसे चलाने का मौका कभी कभी चोरी छिपे मिल जाता था, लेकिन जो बरामदे में पिताजी या बड़े भैया की डांट भी खानी पड़ती थी बाद में। और साल 1968 के आसपास की बात है, कॉलेज में पहले साल की पढ़ाई के दौरान बड़े भैया ने हरक्यूलिस कंपनी की नई साइकिल मुझे दी। उस वक्त उसकी कीमत 250 रुपए हुआ करती थी। आज तो 5000 से भी अधिक इसकी कीमत हो गई है। जी बिल्कुल सही कहा है कि अब कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन साइकिल का जो अपना एक महत्व है ना, उसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। तो एक और छोटा सा ले लीजिए। बिल्कुल। बचपन में मेरी उंगली साइकिल की चेन में फंस गई थी। और फिर उस साइकिल की चेन के प्लास्टिक से मतलब उसकी काटनी पड़ी, उंगली बच गई। पर समझ आ गई कि साइकिल के पैडल को घूमना खेलना ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी कि इनकी उंगली फंस गई और चेन को काटना पड़ा। उंगली तो बच गई ना। हाँ, उंगली बिल्कुल बच गई। बिल्कुल, ये बात सही है। और जो नन्हे बच्चों को भी आप साइकिल देते हैं ना, अपने छोटे बच्चों को, उनको भी सिखा के रखें कि साइकिल चलाएं लेकिन प्यार से। मन नहीं भरा, एक छोटा सा जल्दी से पढ़ दें। हाँ बोलिए फटाफट। सबसे शाही सवारी साइकिल की होती है। मैंने भी साइकिल खूब चलाई है। मैं स्कूल कॉलेज साइकिल से ही आया जाया करती थी। अब तो स्कूटी यूज करती हूँ, पर साइकिल जैसा कुछ भी नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो अब तो साइकिल पर हमने बहुत बात कर ली और साइकिल पर सवारी भी खूब कर ली है। अब कार्यक्रम का समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और बातें आगे बढ़ाएं। जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।